अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटका टीईटी इम्तिहान के प्रिपरेशन में जुटे, ख़ासकर समाजी साइंस पेपर दुवम सोशल साइंस पेपर 2 के तैयारी में मसरूफ़ तमाम एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो टीईटी और सीईटी के लिए बनाई गई है। इसके अलावा भी अगर आप दीगर मसाबिक़ाती इम्तिहानात जैसे एसडीए, एफडीए, पीडीओ, पीसी, एचएसटीआर ये तमाम इम्तिहानात की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज का जो होता है उसमें ये वीडियो मददगार साबित होगी। और अगर आप उर्दू मीडियम से हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और 8th, 9th, 10th के तलबा के समाजी साइंस मजमून में जो हिस्सा तारीख़ है, उस हिस्सा तारीख़ के जो नॉलेज है तलबा का, उस नॉलेज को बढ़ाने में, उसे नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने में उम्मीद है कि ये वीडियो कारगर साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुँचे। कहा जाता है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़रूरतमंद तलबा और एस्पिरेंट्स की मदद हो। तो अब हम चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, टीईटी के असबाक़ में जो सिलेबस दिया गया है उसमें पहली टॉपिक या फिर पहला लेसन भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान की क़दीम तारीख़ के मुताल्लिक़ इस लेसन में बताया गया है। इस पर कई एक टीईटी और सीईटी में क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये जो कर्नाटका टीईटी के लिए मुकर्रर किया गया सिलेबस है, उनकी जो टॉपिक्स हैं सिलसिलावार वीडियो बनाते जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिलसिलावार पढ़ेंगे तो याद रखने में और एक लेसन दूसरे लेसन से लिंक रहता है, ख़ासकर तारीख़ में, तो समझने में बड़ी आसानी होगी। इसकी वजह से है। और फिर पूरा सिलेबस कवर करना है और पूरे सिलेबस पर पकड़ आना है तो हम सिलसिलावार वीडियोस देखना और बनाना ज़रूरी है। इसलिए टीईटी के लिए मुकर्रर करदा पहला टॉपिक भारतवर्ष, उस भारतवर्ष टॉपिक पर आज हम नज़रसानी करेंगे या फिर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये भारतवर्ष हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला बाब है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ के साथ साथ हम दुनिया की तारीख़ भी देखना है और इस ज़मीन की इर्तिक़ा कैसे हुई और इस ज़मीन पर बर-ए-आज़म एशिया में आबाद हिंदुस्तान में इंसानी ज़िंदगी की इर्तिक़ा कब और कैसे शुरू हुई, इन तमाम चीज़ों को इस सबक के दौरान, इस टॉपिक के दौरान मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम माक़ाबिल तारीख़ में हिंदुस्तान के हालात देखने से पहले सबसे पहले एक चीज़ देखना पड़ता है कि इस जो ज़मीन है वो ज़मीन का आगाज़ कैसे हुआ और ज़मीन की इर्तिक़ा कैसे और कब हुई। तो ज़मीन की इर्तिक़ा के मुताबिक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है, बहुत सारे नज़रियात हैं, उनमें एक जिसे साइंसदान और फिर तारीख़दान और फिर जोग्राफ़ियादान, ये तमाम जो भी फ़िलासफ़र्स हैं या फिर जो भी माहिरीन हैं, उन तमाम का एकजा नज़रिया है कि ऐसे ही हुआ होगा, ज़मीन की इर्तिक़ा ऐसी ही हुई होगी, इस तरह की सोच है। तो वो नज़रिया है ज़मीन की इर्तिक़ा के मुताबिक जो दुनिया भर में माना गया है, उस नज़रिए को हम कहते हैं अज़ीम धमाके का नज़रिया या फिर द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी एक अज़ीम धमाका हुआ जिसकी वजह से ये तमाम कायनात, कहकशां, तमाम सितारे, सैयारे एवं ज़मीन वजूद में आई, इस तरह का नज़रिया, इस तरह की सोच है। तो इस अज़ीम धमाके के नज़रिए को पेश किया गया, तो उसके मुताबिक ज़मीन की इर्तिक़ा कब हुई बोले तो 4.5 बिलियन साल पहले हुई। ये इस तरह के टीईटी और सीईटी में और दूसरे दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते कि ज़मीन की इर्तिक़ा कब हुई बोल के आते। 4.5 बिलियन साल पहले हुई और
ये जो ज़मीन की इर्तिखा का जो टाइम दिखाया गया है, या फिर कितने कितने पहले या फिर कितने साल पुराने दौर में इस ज़मीन की इर्तिखा हुई, ये जो क़यास लगाया गया है, ये अज़ीम धमाके के नज़रिए के थ्योरी में बताया गया है कि 4.5 बिलियन साल पहले इस ज़मीन की इर्तिखा हुई थी। ओके, तो ज़मीन की इर्तिखा के बाद इस ज़मीन पर जानदारों की इर्तिखा या फिर जानदारों का वजूद अमल में आना शुरू हुआ। और सबसे पहले जानदार वजूद में नहीं आए, बल्कि जानदारों के वजूद की अहम वजह या सबब बनने वाले 2 कीमियाई मादे वजूद में आए। पहला हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिलने से एक जुज़ बना जिसे हम बोलते हैं प्रोटोज़ोआ। ये इंसानी या फिर जानदार के जिस्म में या फिर मादे में रहने वाला अहम जुज़ है प्रोटोज़ोआ। इस प्रोटोज़ोआ का अमल या फिर इस प्रोटोज़ोआ का बनने का काम कब शुरू हुआ बोले तो अब से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले। और इस प्रोटोज़ोआ से एकखुलवी जानदार, बहुत सारे साइंस एस्पिरेंट्स अगर हैं तो आपको मालूम रहता है कि सेल्स में एक खुलवी, 2 खुलवी, सहखुलवी इस तरह के जानदार होते हैं। सबसे छोटा जानदार अगर कोई है तो वो कौन सा है बोले तो प्रोटोज़ोआ से बनने वाले एक खुलवी जानदार हैं। तो इस तरह के एक खुलवी जानदार वजूद में आए। प्रोटोज़ोआ बना, प्रोटोज़ोआ से एक खुलवी जानदार वजूद में आए। उसके बाद कई एक छोटे छोटे जानदार, कीड़े मकोड़े इस तरह वजूद में आते 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 आखिर में अब से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले दूध पिलाने वाले जानदारों का वजूद हुआ। तो इस दूध पिलाने वाले जानदारों में इंसान का भी शुमार होता। तो इस तरह दूध पिलाने वाले जानदारों का वजूद 200 मिलियन साल पहले हुआ और प्रोटोज़ोआ का वजूद 500 मिलियन साल पहले हुआ। अब इसके बाद ये जो दूध पिलाने वाले जानदार हैं, तो उन जानदारों में एक जानदार या फिर एक जानदार कौन सा है बोले तो वो जानदार बंदर को माना गया है, जो इंसान के आबो अजदाद में शुमार किया जाता है। तो ये बंदर जो है ये इंसान के वजूद का अहम जानदार है। और ये बंदर कब बंदर से इंसान बना, यानी बंदरों की नस्ल से इंसान कब अलहदा हुआ बोले तो तकरीबन 36 मिलियन साल पहले। तो ये बंदरों से अलहदा होने वाली इंसान की पहली नस्ल आज से तकरीबन 36 मिलियन साल पहले वजूद में आए और उस इंसानी नस्ल को नाम दिया गया होमिनाइड बोल के। ये होमिनाइड जो इंसानी नस्ल है, तो ये नस्ल जो है बंदरों से अलहदा होने वाली पहली इंसानी नस्ल है। तो यानी एक मानों में बंदर ही हुआ करते थे होमिनाइड। तो ये होमिनाइड बंदर ही हुआ करते थे, बंदर से थोड़ा अलहदा थे। तो इस तरह इंसानी नस्ल कब वजूद में आई इस ज़मीन पर बोलो तो अब से तकरीबन 36 मिलियन साल पहले। और उस बंदरों से अलहदा होने वाली पहली इंसानी नस्ल कौन सी है बोले तो होमिनाइड। ये होमिनाइड जो बंदर है ये सबसे पहले कहाँ देखा गया बोले तो अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया। तो इससे पहले कई एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए कि इंसान का वजूद सबसे पहले कहाँ हुआ, तो अफ्रीका के जंगलात में बोल के पढ़े आप। तो ये इंसानी नस्ल जो ह्यूमनाइड है ये भी सबसे पहले कहाँ देखी गई बोले तो अफ्रीका के जंगल में देखी गई। ओके, तो अब ये जो बंदर हैं इन बंदरों से इंसान बना बोल के सबसे पहले ये नज़रिया 19वीं सदी में या फिर 19वीं सदी के आगाज़ में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इस नज़रिए को हम बोलते हैं कुदरती इंतखाब का नज़रिया, उसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन बोल के बोलते हैं। तो इस बंदरों से इंसान का वजूद अमल में आया, ये नज़रिया सबसे पहले पेश करने वाला इंग्लैंड का साइंसदान है जिसका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बोल के। ये 1809 था 1882 तक था और इसने ये कुदरती इंतखाब का नज़रिया पेश किया। तो कैसे पेश किया, मतलब उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किताब में इसने बंदरों से इंसान का वजूद हुआ इस नज़रिए को पेश किया। इस नज़रिए को कहते हैं कुदरती इंतखाब का नज़रिया। और उसमें एक उसूल भी बयान करता है कि इस ज़मीन पर डायनासोरस, हाथी, शेर, इस तरह के बड़े बड़े जानवर भी हैं और छोटे छोटे एक खुलवी, 2 खुलवी, छोटे छोटे जानदार भी हम देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े बड़े जानदार आज डायनासोर नहीं हैं और छोटे छोटे चूंटी मकोड़े वगैरह
आज मौजूद हैं। तो इस तरह इसमें कई एक जानदार इस ज़मीन पर वजूद में आए थे और वो आज मौजूद नहीं हैं। वजह क्या है बोले तो ये ज़मीन जो है, ज़मीन पर अगर आप ज़िंदा रहना है तो वही जानदार ज़िंदा रह सकते हैं जो ताकतवर होते हैं या फिर मजबूत होते हैं। तो उस कुदरती इंतखाब के नज़रिए में उसने एक उसूल भी बयान किया था, मजबूत ही ज़िंदा रहते हैं। उसे बोलते हैं इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो जानदार ज़िंदा रहते हैं जो मजबूत हैं, जो कमज़ोर हैं वो फना हो जाते हैं। इस तरह का ये नज़रिया था और ये बंदरों से इंसान पैदा होने का नज़रिया सबसे पहले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इंग्लैंड के साइंसदान ने पेश किया। और ये नज़रिया किस किताब में बयान किया गया है बोले तो उसकी लिखी हुई किताब द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किताब में इस नज़रिए को बयान किया गया है। और इस नज़रिए का उसूल क्या है बोले तो मजबूत ही ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अंदर इसका मतलब वही जानदार ज़िंदा रहते हैं जो मजबूत हैं। ओके, तो इस तरह इंसान की नस्ल का आगाज़ हुआ और इंसान की नस्ल जो है इसके आगाज़ के बारे में या फिर उसके वजूद में आने के बारे में इसके मुताल्लिक़ भी दो नज़रियात हैं। तो पहला नज़रिया क्या है बोले तो तमाम जो इंसान हैं वो इंसान एक ही बंदर की नस्ल से पैदा हुए, वो था अफ्रीका में बंदर, और उसी बंदर के नस्ल से सारी दुनिया के इंसान हैं। इस नज़रिए को बोलते हैं हम मुतबादिलाती नज़रिया। मुतबादिलाती नज़रिया यानी द रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके मुताबिक दुनिया के तमाम जो इंसान हैं वो अफ्रीका में वजूद में आए होमिनाइड जो बंदर है उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यह नज़रिया मुतबादिलाती नज़रिया कहलाता है। इस नज़रिए के मुताबिक तमाम इंसानों का असल मादर वतन अफ्रीका है। अब अफ्रीका के बंदर से अगर है तो अफ्रीका के लोगों की तरह सारी दुनिया में लोग क्यों नहीं, अलग अलग रंग शक्ल नक्शो शक्ल के लोग देखने को मिलते हैं सारी दुनिया में। तो अगर अफ्रीका से है तो अफ्रीका की नस्ल के जैसे ही सारी दुनिया में लोग रहना था, अलग-अलग नस्ल के क्यों हैं? तो उसके बारे में दूसरा नज़रिया पेश किया गया है, उसे कहते हैं इलाक़ाई तसलसल का नज़रिया, यानी द रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी। यानी वो जब इंसान का वजूद 36 मिलियन साल पहले जब हो रहा था तो उस वक्त जो तमाम बंदर की जो नस्ल थी उन नस्ल में होमिनाइड नस्ल की इब्तिदा हुई या फिर होमिनाइड बंदर से अलहदा होकर, बंदर की नस्ल से अलहदा होकर इंसान वजूद में आना शुरू हुए। यानी उस वक्त का एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि उस वक्त जो बंदर की नस्लें हुआ करती थी उसमें एक बंदर की नस्ल की एक जानदार वजूद में आता तो दूसरा इंसानी नस्ल का जानदार वजूद में आता। इस तरह 36 मिलियन साल पहले का जो एनवायरनमेंट था उसी तरह का था कि उस वक्त हर जहां दुनिया के जो कोने में जो बंदर थे उन तमाम बंदरों के नस्ल से होमिनाइड पैदा हुए। इस तरह का नज़रिया ये इलाक़ाई तसलसल का नज़रिया कहलाता। अब इस इलाक़ाई तसलसल के नज़रिए के मुताबिक दुनिया के अलग-अलग इलाक़ों में अलग-अलग बंदरों की नस्लें हैं। इस पर भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो बंदर की नस्ल होमिनाइड की थी उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिक। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिक। ऑस्ट्रेलिया की बंदर की नस्ल ऑस्ट्रेलोपैथिक। और चीन और इंडोनेशिया में जो बंदर की नस्ल थी उसे बोलते हैं सिनांथ्रोपैथिक। और जो हिंदुस्तान में जो बंदर की नस्ल थी उसे बोलते हैं रामापैथिक। तो ये नस्लों के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदुस्तान में जो 36 मिलियन साल पहले जो होमिनाइड बंदर से वजूद में आने वाली जो इंसानी नस्ल है उसका क़दीम तरीन नाम क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। या फिर बंदर से अलहदा होने वाली होमिनाइड नस्ल का नाम क्या है हिंदुस्तान में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो है भारत में जो बंदर की जो नस्ल वजूद में आई थी उसे बोलते हैं रामापैथिक। ओके, तो ये रामापैथिक या फिर होमिनाइड जो बंदर की नस्ल है सबसे पहले हिंदुस्तान में कहाँ देखी गई, या फिर हिंदुस्तान में इंसानी ज़िंदगी की इर्तिक़ा सबसे पहले कहाँ हुई बोल के सवाल आता। उसमें शिवालिक पहाड़ और दंडक अरण्य बोल के आता। दंडक अरण्य और शिवालिक पहाड़ ये शुमाली हिंदुस्तान में है, दंडक अरण्य जनूबी हिंदुस्तान में, और कर्नाटक के जो इलाक़ा है यानी वस्ती कर्नाटक का इलाक़ा यानी दरमियानी कर्नाटक इलाक़े में दंडक अरण्य, वहाँ पर जनूबी हिंदुस्तान में इंसान
का वजूद या फिर होमिनाइड का वजूद अमल में आया या फिर शिवालिक पहाड़ में वजूद में आया बोल के इस तरह का नज़रिया पेश किया गया है। तो सवाल आता है हिंदुस्तान में इंसानी नस्ल की इर्तिक़ा सबसे पहले कहाँ हुई बोल के अगर आया तो शिवालिक पहाड़ लिखना या फिर ऑप्शन रहा तो दंडक अरण्य लिखना, दोनों सही है। शुमाली हिंदुस्तान में शिवालिक पहाड़ और जनूबी हिंदुस्तान में दंडक अरण्य। इस तरह इंसान की इर्तिक़ा हुई। अब इंसान की जैसे इर्तिक़ा हुई तो इंसान आज के मौजूदा इंसान की तरह नहीं था, वो जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इसीलिए जो इंसान की इर्तिक़ा की जो कहानी है या फिर तारीख़ है, उस तारीख़ को हम माक़बल तारीख़ कहते हैं। क्या कहते हैं? माक़बल तारीख़। तो उस माक़बल तारीख़ी दौर जब इंसान का वजूद अमल में आया, आज के मौजूदा अक़लमंद इंसान की तरह जब नहीं था, तो उसकी बुनियाद पर माक़बल तारीख़ को हम 3 अदवार में 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहला है क़दीम पत्थर का ज़माना जो 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, या फिर 40,000 क़ब्ल मसीह तक 11,000 क़ब्ल मसीह तक ये क़दीम पत्थर का ज़माना शुमार किया गया है। और उसके बाद दरमियानी पत्थर का दौर 10,000 से 8,000 साल क़ब्ल मसीह और जदीद पत्थर का दौर 8,000 तक 4,000 क़ब्ल मसीह तक ये दौर को माना गया है। यानी इस अदवार के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि दरमियानी पत्थर का दौर कब से कब तक माना गया है, बोले तो 10,000 क़ब्ल मसीह था, 8,000 क़ब्ल मसीह। जदीद पत्थर का दौर 8,000 क़ब्ल मसीह था, 4,000 क़ब्ल मसीह। और क़दीम पत्थर का दौर 40,000 क़ब्ल मसीह था, 11,000 क़ब्ल मसीह। 11,000 यानी 10,000 तक इस तरह का है। अगर क़दीम पत्थर के दौर का आगाज़ कब हुआ बोल के अगर सवाल है तो वो आगाज़ को 40,000 भी मानते हैं अक़लमंद, मतलब वो होमो सेपियंस बोल के जो इंसान है ये क़दीम पत्थर के दौर में आखिर में वजूद में आता, अब से तकरीबन 40,000 साल पहले। तो वो हिसाब से क़दीम पत्थर का दौर 40,000 था, 11,000 माना गया है। अगर होमिनाइड का अगर दौर देखेंगे हम, अव्वलीन जब सबसे पहले बंदर से इंसानी नस्ल अलहदा हुई थी, उसके हिसाब से 2.5 मिलियन साल क़ब्ल इंसान का वजूद अमल में आया और उसी ज़माने से क़दीम पत्थर का ज़माना शुरू हुआ। ओके, तो अब इस क़दीम पत्थर के दौर के और 3 हिस्से देखते हैं हम। क़दीम पत्थर का जो दौर है उसमें अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद, दरमियानी क़दीम हिजरी अहद और आखिरी क़दीम हिजरी अहद। तो इसमें तमाम के तमाम अक़लमंद इंसान नहीं थे, बल्कि जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बंदरों से थोड़ा अलहदा इंसानी पूर्वज थे। और उसमें सबसे पहले जो इंसान वजूद में आया था होमिनाइड वो था। उसके बाद दरमियानी क़दीम हिजरी अहद में होमो इरेक्टस यानी रीढ़ की हड्डी जो झुकी हुई थी होमिनाइड की वो सीधी हो जाती है, तो वो सीधी रीढ़ की हड्डी रखने वाला होमिनाइड वो क्या कहलाता? होमो इरेक्टस कहलाता। और उसके बाद उसके दिमाग में तब्दीलियाँ शुरू होती और उसका दिमाग बढ़ जाता। उसके बाद जो आज मौजूदा जो इंसान का दिमाग है, औसतन उतना ही दिमाग रखने वाला इंसान जिसे है होमो सेपियंस कहा जाता है, यानी अक़लमंद इंसान। होमो सेपियंस यानी अक़लमंद इंसान। जो आज का मौजूदा इंसान जितना दिमाग औसतन रखता है उतना ही दिमाग रखने वाला, और आज के इंसान की जिस्म की जसामत जिस तरह की है उसी तरह की जसामत मुकम्मल इंसान होमो सेपियंस था। ओके, ये होमिनाइड ऑलमोस्ट 90% बंदर, 10% थोड़ा चेंज था। और होमो इरेक्टस तकरीबन 40% इंसान की तरह, जिस्मानी तौर पर 80% इंसान की तरह, लेकिन अक़ली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो आज का मौजूदा इंसान है उसी तरह के हूबहू इंसान का अमल कब आया बोले तो आखिरी क़दीम हिजरी अहद में आया होमो सेपियंस। तो ये होमो सेपियंस जो है मौजूदा इंसान, वो इंसान की जसामत, अक़ल, तमाम के तमाम जो भी औसाफ हैं वो तमाम औसाफ होमो सेपियंस में देखने को मिलते हैं। ओके, ये क़दीम पत्थर के दौर के ये अंदरूनी 3 अदवार, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर ऊपर क़दीम पत्थर का ज़माना, दरमियानी पत्थर का ज़माना, जदीद पत्थर का ज़माना या फिर नए पत्थर का ज़माना बोल के देखे ये अलहदा। इसमें क़दीम पत्थर का जो ज़माना है जो 2.5 मिलियन साल था, 11,000 क़ब्ल मसीह तक जो है, उस दौर को, उस क़दीम पत्थर के दौर को फिर अंदर हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं।
अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद होमिनाइड, जो इंसानी नस्ल का पहला नुमाइंदा। उसके बाद दूसरा दरमियानी क़दीम हिजरी अहद, यानी सीधी रीढ़ की हड्डी रखने वाला, मौजूदा इंसान की तरह दिखने वाला लेकिन अक़ली तौर पर चालाक इंसान नहीं था, तो उस तरह का होमो इरेक्टस। और आखिर में होमो सेपियंस, आज के मौजूदा इंसान की तरह रहने वाला इंसान। ये तीनों कब अमल में आए, वजूद में आए बोले तो ये क़दीम पत्थर के ज़माने में वजूद में आए। कब बोले तो 2.5 मिलियन साल से 40,000 क़ब्ल मसीह तक। उसके बाद 40,000 क़ब्ल मसीह तक 11,000 क़ब्ल मसीह में जो इंसान को क़दीम पत्थर के ज़माने का इंसान हम जिसे समझते हैं वो था होमो सेपियंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो अब हम जो क़दीम पत्थर के ज़माने का या फिर अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद के ज़माने का इंसान जो है, उस इंसान को क्वार्टरजेट मैन कहा जाता है। क्वार्टरजेट मैन यानी सख्त पत्थर का इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आया, क़दीम हिजरी अहद के इंसान को किस नाम से बुलाया जाता है या फिर पुकारा जाता है बोल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते, उसे कहते हैं क्वार्टरजेट मैन बोल के। और ये क्वार्टरजेट मैन की ज़िंदगी का इर्तिक़ा हुआ था 40,000 साल क़ब्ल मसीह में। ओके, इसकी ज़िंदगी का रहन सहन कैसा था बोले तो ऑलमोस्ट जानवरों की तरह, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी चेंजेस थी इसकी रहन सहन में। पहला क्या था बोले तो शिकार करता था और फल पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजारता था, और अपने जिस्म को ढांपने के लिए पत्तों का और फिर लकड़ी की जो छाल हुआ करती उसका इस्तेमाल करता था। इस तरह की इसकी ज़िंदगी का तरीक़ा था। इसमें कोई साइंसी नुक्ते नज़र की ज़िंदगी देखने को नहीं मिलती। तो ये अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद जो है, इसी दौर में हिंदुस्तान में कई एक मुकामात पर इंसान आबाद था, इस तरह क़यास लगाया गया है। तो हिंदुस्तान में क़दीम हिजरी अहद के इलाके कौन से हैं बोले तो इसमें सबसे पहला आता बिम्बिटिका। ये है मध्य प्रदेश के रासन ज़िले में। रासन ज़िला है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एक मुकाम है बिम्बिटिका, और इस बिम्बिटिका में हिंदुस्तान का अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद का या फिर क़दीम पत्थर के ज़माने का इंसान रहा करता था। इस आर्कोलॉजिकल साइट को विष्णु श्रीधर शास्त्री ने दरियाफ़्त किया था, और यहाँ पर हिंदुस्तान की क़दीम नक्श निगारी के कई एक तस्वीर मिलते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट, हिंदुस्तान में क़दीम नक्श निगारी के शवाहिद कहाँ मिले हैं बोल के अगर क्वेश्चन आया तो सबसे ओल्डेस्ट कहाँ पर बोले तो बिम्बिटिका में। यानी नक्श निगारी जो है हिंदुस्तान में कहाँ से शुरू हुई बोले तो बिम्बिटिका से भी। ये बिम्बिटिका का आर्कोलॉजिकल जो साइट है, ये साइट को विष्णु श्रीधर शास्त्री ने दरियाफ़्त किया था, और यहाँ पर क़दीम हिंदुस्तान में आबाद पहली इंसानी नस्ल के नक्श व निगारी के शवाहिद यहाँ के गारों में देखने को मिलते। तो इसी वजह से इस साइट को, इस आर्कोलॉजिकल साइट को यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया है। ओके, तो हिंदुस्तान में सबसे क़दीम तरीन नक्श व निगारी के शवाहिद कहाँ मिले हैं बोल के आपके टीईटी में क्वेश्चन आ सकता। तो सबसे क़दीम शवाहिद बिम्बिटिका में मिले हैं। ये बिम्बिटिका मध्य प्रदेश के रासन ज़िले में है। तो ये अव्वलीन क़दीम हिजरी अहद की पहली साइट। अब उसके बाद दूसरी साइट अतिरामपक्कम बोल के। अतिरामपक्कम ये कहाँ है बोले तो तमिलनाडु के पल्लावरम ज़िले में है, और ये आसार क़दीमा के जो हिंदुस्तान में तमाम जो मुकामात मिले हैं, उन तमाम मुकामात में सबसे क़दीम तरीन मुकाम तस्लीम किया गया है अतिरामपक्कम। फर्स्ट शिवालिक पहाड़, दूसरा दंडकारण्य। यहाँ पर इंसान वजूद में था बोल के क़यास लगाया गया। सबसे पहले आबाद इंसान शिवालिक पहाड़ या फिर दंडकारण्य में था बोल के। लेकिन ये अतिरामपक्कम जो है, ये सबसे क़दीम ओल्डेस्ट साइट है जहाँ इंसान आबाद था और उसके शवाहिद आज मिले हैं। तो इस साइट को या फिर इस इलाके, इस मुकाम को दरियाफ़्त करने वाले कौन हैं बोले तो रॉबर्ट ब्रूस फूट बोल के हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने सन 1863 में इस अतिरामपक्कम साइट को, आर्कोलॉजिकल साइट को दरियाफ़्त किया था। और ये रॉबर्ट ब्रूस फूट जो हैं, हिंदुस्तानी तारीख़ के लिए या फिर हिंदुस्तान की जो तारीख़, क़दीम तारीख़ लिखी गई है, उसके लिए बहुत ही अहम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शख्स
अगर इनकी कोशिश ना होती तो इतने बड़े मौसर अंदाज में हमारे हिंदुस्तान की तारीख शायद ही लिखी जाती। तो तमाम जो भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ थे वो तमाम के तमाम बुरे थे इस तरह नहीं है। कई एक अंग्रेज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ को, अदब को, सखाफ़त को कई एक देन दी। तो उनमें इनका भी शुमार किया जाता रॉबर्ट ब्रूसफुट का। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट इन्होंने हिंदुस्तान के आसार क़दीमा के बाप कहलाते हैं। यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने आसार क़दीमा के बारे में बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ात किए। आप सोचते होंगे सर अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की तारीफ़ में ये अच्छा काम करने वाले की तारीफ़ है, वो हिंदुस्तानी होने दो या फिर अंग्रेज़ होने दो या कोई भी होने दो। ओके, तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं ये हिंदुस्तान के तारीख़ के उसमें ख़ासकर आसार क़दीमा के बाप कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, या फिर हिंदुस्तान के आसार क़दीमा का बाप किसे कहा जाता है बोल के सवाल आ सकता। तो ये है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने अतिरामपक्कम नामी आर्कियोलॉजिकल साइट को दरियाफ्त किया था। और इसके अलावा इन्हें हिंदुस्तान के इल्म अर्जियात का बाप भी कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, तो ये दूसरी साइट है अतिरामपक्कम, ये तमिलनाडु में है। और हिंदुस्तान में जो भी साइट दरियाफ्त किए गए हैं उनमें सबसे कदीम तरीन साइट माना गया है। इसे दरियाफ्त करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। सन 1863 में इन्होंने इस साइट को दरियाफ्त किया था। ये जो माहिर आसार क़दीमा रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं, इन्हें हिंदुस्तान के आसार क़दीमा का बाप और हिंदुस्तान के इल्म अर्जियात का बाप भी कहा जाता है। ओके, तो इसके अलावा ये दो साइट मुझे इम्पोर्टेंट लगे इसलिए इनके बारे में बताना। इसके अलावा भी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाक़ों में कई एक मुक़ामात दरियाफ्त किए गए हैं जो क़दीम पत्थर के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में तिरुनेल वैली और करनौल बुल के हैं। और इसके अलावा सोन वादी यानी सोन नदी के वादी का किनारा या फिर सोन नदी के बाजू जो वादियाँ मौजूद हैं उन वादियों में इंसानी ज़िंदगी आबाद थी बोल के इस तरह क़यास लगाया गया है। ये सोन वादी कहाँ आती बोले तो मौजूदा आज के पाकिस्तान में आती। तो यहाँ पर जो सोन वादी में जो औज़ार मिले हैं उन औज़ारों की मुशाबिहत फ़्रांस में मिले औज़ारों से होती है। यानी सोन वादी में जो आबाद इंसान था वहाँ के औज़ार और फिर फ़्रांस में मिले हुए औज़ार में सेम टू सेम नक्श निगारी, सेम टू सेम बनाने का तरीक़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर भी ये क़दीम इंसान जो क़दीम हिजरी अहद का इंसान मौजूद था या फिर आबाद था बोल के क़यास लगाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कई एक इलाक़ों पर क़दीम पत्थर के ज़माने के इंसान के आबाद होने के शवाहिद मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन इलाक़ों में से या फिर इन जगहों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। क़दीम हिजरी अहद के कर्नाटक के इन मुक़ामात की सही जोड़ी बनाइए या फिर सही तरतीब की निशानदही कीजिए बोल के आ सकता। तो कर्नाटक में सबसे पहले रायचूर ज़िला में लिंगसूर बोल के आता। इस लिंगसूर में क़दीम हिजरी अहद या फिर क़दीम पत्थर के ज़माने के शवाहिद मिले हैं। तो ये लिंगसूर को किसने दरियाफ़्त किया बोले तो सन 1842 में प्रेम रोज़ बोल के हैं इसे दरियाफ़्त करने वाले। और ये हिंदुस्तान के आसार क़दीमा के तमाम इलाक़ों में सबसे पहले खुदाई किया गया, एक्सकीवेशन किया गया मुक़ाम है। ओके, यानी हिंदुस्तान के जो भी मुक़ामात हैं, अतिरामपक्कम हो या फिर रायसेन ज़िले का कौन सा भीमबेटका हो या फिर करनौल हो या दूसरे जो भी मुक़ामात हैं, इन तमाम मुक़ामात में सबसे पहले खुदाई किया गया मुक़ाम कौन सा हिंदुस्तान भर में क़दीम पत्थर के ज़माने का बोले तो ये लिंगसूर है, रायचूर ज़िले का लिंगसूर। इसे खुदाई करने वाले या फिर इसे एक्सकीवेशन करने वाले शख्स कौन थे बोले तो प्रेम रोज़ बुल के हैं। इन्होंने सन 1842 में ये लिंगसूर में खुदाई की थी जहाँ पर उन्हें एक कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली? कुल्हाड़ी मिली। और ये लिंगसूर हिंदुस्तान के तमाम आसार क़दीमा के मुक़ामात में सबसे पहले खुदाई किया गया मुक़ाम है। ओके, ये हरप्पा और मोहनजोदारो की जो तहज़ीब है या फिर वादी सिंध की तहज़ीब में जो मुक़ामात मिले हैं
उनसे भी पहले इस मुकाम को खोदा गया था। ओके, इसके अलावा कर्नाटक में रायचूर ज़िले का लिंगसूर तो हो गया, अब तुमकुर ज़िले में निट्टूर और किब्बनहಳ್ಳಿ बोल के हैं, और चिकमंगलूर ज़िले में कडूर, लिंगदड़ी और निडगट्टा बोल के है, और यादगिरी में हुणसगी बोल के है। ये हुणसगी शायद आपको मालूम है, ये सुरपुर तालुके में आता है ये हुणसगी। तो ये हुणसगी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोले तो यहाँ पर जो सोन वादी में मिले हैं औजार, जो यादगिर के हुणसगी में मिले हैं और फिर फ्रांस में मिले हैं, ये तमाम के तमाम तीनों मुकामात पर मिले हुए औजार में कई एक चीज़ें एकसानियत रखती हैं, यानी सेम टू सेम जो हुणसगी में मिले वही सेम टू सेम सोनवादी में मिले, वही सेम टू सेम फ्रांस में मिले हैं। तो इस तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि ये तमाम तीनों मकामात पर मिले हुए औजार सेम टू सेम है। और इस यादगिरी ज़िले के हुणसगी को सबसे पहले एक्सक्यूवेशन करने वाले कौन थे बोले तो के पादैया बोल के थे। इसे दरियाफ्त करने वाले शख्स के पादैया बोल के हैं, और यहाँ पर उन्होंने कई एक चीज़ें दरियाफ्त की, उसमें कुल्हाड़ी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ और एक दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं, उनमें एक ख़ास कर नोटिस करने वाली बात क्या है बोले तो ये ख़दीम पत्थर के ज़माने के इंसान को क्वार्टरजेट मैन कहा जाता था, यानी सख्त पत्थर का इस्तेमाल करता था, इसलिए क्वार्टरजेट मैन कहा जाता था। लेकिन ये ख़दीम पत्थर के ज़माने का जो हुणसगी में जो इंसान था या फिर जो नस्ल थी, इंसानी नस्ल, उसने क्वार्टरजेट यानी सख्त पत्थर की जगह लिमस्टोन यानी चूने का पत्थर का इस्तेमाल करते हुए औजार बनाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको केसेट नेट या फिर दूसरे कौन से भी एसडीए कोई एनीवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो उस वक्त ऐसे क्वेश्चंस आते, आपके टीटी में भी आ सकते कि हिंदुस्तान में दरियाफ्त किए गए तमाम मुकामात में चूने के पत्थर से बनाए गए औजार किस मुकाम पर मिले हैं बोल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप प्रीवियस पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अगर देखेंगे तो उसमें सवाल मिलेंगे आपको। तो ये चूने के पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर यादगिर ज़िले के हुणसगी में जो साइट मिला है वहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे मुकामात पर हैं, चंद एक इम्पोर्टेंट मुकामात कर्नाटक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ख़दीम पत्थर के ज़माने के मुकामात में से क्वेश्चन आ ही आता। तो कहाँ कहाँ पर है बोलो तो रायचूर ज़िले में लिंगसूर, तुमकुर ज़िले में निट्टूर और किब्बनहಳ್ಳಿ, चिकमगलूर ज़िले में कडूर, लिंगदड़ी और निडगट्टा, और यादगिर ज़िले में हुणसगी। ये तमाम मुकामात ख़दीम पत्थर के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस ज़माने का इंसान कैसा था बोलो तो फल पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजारता था और शिकार करना जानता था। ओके, अब इसके बाद आने वाला दौर या ज़माना है दरमियानी पत्थर का दौर। ये दरमियानी पत्थर का दौर 11,000 क़ब्ल मसीह था 10,000 क़ब्ल मसीह माना गया है। सॉरी, टाइम ज़्यादा हो रहा, और इसे पार्ट बी बनाएंगे क्यों बोले तो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब दरमियानी पत्थर के ज़माने से आगे का हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, थैंक यू। आप इसी तरह यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहिए, कंटिन्यूअस पार्ट 1 पार्ट 2। अगर कोई टॉपिक बड़ी है, आधे घंटे से ज़्यादा अगर हो रहा है वीडियो, तो उस वक्त पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करके डालने की कोशिश करते हैं। और मुकम्मल अगर आप एक वीडियो देखें तो उसके बाद कौन से भी सोर्स, कौन सी भी किताब, कौन सी भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। इसी पर आप शॉर्ट नोट्स बना के या फिर इसी को बार बार रिपीट देख के याद रख सकते हैं। इससे भी बेहतर रहता है कि इसे पॉज करके आप रोक के इनके हाईलाइट पॉइंट्स को या फिर अहम नुकात को नोट करना बेहतर रहता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया।